तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। तो आज दोस्तों मैं क्लास 10th के हिस्ट्री के भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 4 जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस चैप्टर के बारे में आज मैं बताऊंगा। और उस चैप्टर में भी जो सबसे बेहतरीन है, आज मैं वो चैप्टर आपको बताऊंगा। उस चैप्टर जो है वो जरा ध्यान से आप देखेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, ये असहयोग जो आंदोलन जो था एक्चुअल में ये महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन के बाद ही आपका जो आंदोलन हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने असहयोग आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ा है या फिर आपको पता नहीं चलेगा तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं और साथ ही साथ मेरे Facebook चैनल पर भी जाएं। वहां से आपको असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन कौन आंदोलन था? असहयोग। असहयोग का मतलब होता है कि हम कोई भी काम करेंगे परंतु अब उस काम में अंग्रेजों का सहयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे। ठीक है, जरा आप देख लेंगे। अब असहयोग के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग जो आंदोलन पढ़ेंगे वो आंदोलन जो अब होगा वो सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जरा वो भी देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और सविनय मतलब विनय के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ मैं आपकी हर बात को नहीं मानूंगा। ठीक है, ये भी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। अगर देखा जाए तो जितने भी जन आंदोलन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका हुई है वो महात्मा गांधी की भी हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहीं भूमिका अगर लिखाया गया हो या फिर भूमिका दी गई हो। अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब असहयोग, जैसे असहयोग आंदोलन के बाद जो आंदोलन हुआ था, देखो ध्यान से, आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किस आंदोलन के समाप्त होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद ही कौन आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखने से पहले आपको थोड़ा सा देखना होगा इसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट जो नियम बना हुआ था, रॉलेट एक्ट नियम कब बना हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1919 ईस्वी में इस नियम का गठन किया गया था। और यह नियम का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा जब यह नियम किया गया था तो इस नियम के तहत शक और संदेह के आधार पर इसमें भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नो अपील, नो अपील, या हिंदी में ही देख लेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आपको आएगा। नो अपील, नो अपील, नो दलील और ना ही नो वकील। ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा प्रावधान किया गया था कि ना ही अपील होगा, ना ही दलील होगा और ना ही क्या होगा? वकील होगा। अर्थात शक और संदेह के आधार पर यदि आप पकड़ा जाते हैं तो सीधा आपको कारागृह में डाल दिया जाता था। ऐसा कानून था। और यह कानून जो बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, जो अंग्रेजों के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था, जो वादा किया गया था कि पूर्ण स्वराज आपको मिलेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से भारतीय क्रांतिकारी और ज्यादा जोर शोर से आंदोलन कर रहे थे। और इसी आंदोलन को शांत करने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून बनाया गया था। और
इस कानून के अंतर्गत नो अपील, नो दलील और नो वकील का नियम जो था वो प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसी नियम में जो संशोधन करना था, ध्यान से जरा देखेंगे भाई मेरे कि यह जो नियम था, इस नियम में हमेशा जो संशोधन जैसे हुआ था कब, 1919 में। ठीक है, ये कौन नियम, ये रॉलेट एक्ट जो नियम था वो 1919 में था और हर 10 साल पर इस नियम में संशोधन करना था। तो अगर देखा जाए कि 1919 में रॉलेट एक्ट नियम पारित हुआ था, उसमें 10 साल जोड़ दोगे तो 1929 में क्या करना था, इस नियम में संशोधन करना था। यानी भारतीय संवैधानिक जो था उसमें क्या करना था, चेंज करना था। परंतु जरा ध्यान से देखेंगे कि महात्मा गांधी को मार्च 1922 में जब असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें ध्यान से देखेंगे, बड़ा गर्मी है भाई, 1922 में, मार्च 1922 में जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अब ये भी जान लीजिए कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार क्यों किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन जो था वो पूर्ण जन आंदोलन था और उस आंदोलन में कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना था, हिंसात्मक प्रयोग नहीं करना था। और जब हिंसात्मक जो मतलब प्रयोग किया गया, जो कहाँ पता है आपको, ये किया गया था चौरा चौरी जो कांड हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी पुलिस हत्याकांड में हुआ जो हुआ था। ठीक है, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, चौरा चौरी कांड हुआ था जिसे 22 पुलिसकर्मी को ध्यान से देखेंगे, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। अब जरा बात समझिए कैसे ये असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कि महात्मा गांधी ने कहा था कि यह आंदोलन जो होगा वो पूर्ण रूप से हिंसात्मक नहीं होगा, अहिंसात्मक होगा, यानी इसमें किसी भी तरह का गोली बंदूक का यूज नहीं करना है। और यह आंदोलन हालांकि चल बहुत ज्यादा बेहतरीन ढंग से रहा था, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से अंग्रेज काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसे खदानों के दामों में आवश्यकता से वृद्धि कर दी थी। शराब खाना जो था वो काफी ज्यादा खोल दिया गया था, जिसकी वजह से मतलब अंग्रेज पूरी तरह से गांधी जी के आंदोलन से ये डर गया था और उसमें लमसम 30,000 मजदूरों को या फिर क्रांतिकारी को कहीं सबको जेल में डाल दिया था, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से गांधी जी के असहयोग आंदोलन से डर गया था। और जैसे ही इसी के विरोध में ये जो था चौरा चौरी जो है, ठीक है, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चौरा चौरी जो है ये पुलिस स्टेशन है। क्या है, पुलिस स्टेशन है। आप ध्यान में रखेंगे, आप जब भी जाएंगे तो अभी भी स्टेशन है ये देवरिया जिले, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ये चौरा चौरी एक पुलिस स्टेशन है। उसी के बगल से, उसी के रास्ते से होकर आंदोलनकारी नारा लगाते जा रहे थे कि हाय हाय अंग्रेज, हाय हाय बढ़ती कीमतों के दाम में कीमत कम करो, हाय अंग्रेज मुर्दाबाद। इसी तरह से नारा लगाया था, जिस वजह से एक अंग्रेज ने उसको लगा कि हम पर हमला करने आ रहा है, तो उसी भीड़ में एक अंग्रेज ने इस आंदोलनकारी पर क्या लगा दिया था, गोली चला दिया था। एक तो पहले से भारतीय क्रांतिकारी पूरी तरह से नाराज थे क्योंकि उनके खाने पीने से हर चीज में दामों में वृद्धि कर दी थी। दूसरी चीज की उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही थी, तो भारतीय क्रांतिकारी पूरी तरह से एकदम रुष्ट थे। उन्होंने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उसी भीड़ में एक अंग्रेज ने क्या कर दिया था, गोली चला दिया था, जिसकी वजह से पूरे आंदोलनकारी ने ये चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में घुस के 22 पुलिसकर्मी को पूरी तरह से जिंदा जला दिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि चौरा चौरी कांड में कितने पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया गया था, तो आपको ये मानना है 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, और उसी के बाद मार्च 1922, क्योंकि अंग्रेज को तो भाई मौका चाहिए था, जैसे ही ये कांड हुआ उसी के ठीक कुछ दिन के बाद महात्मा गांधी ने यह आंदोलन जो था वो पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। कौन आंदोलन, ये आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन। ठीक है,
असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और अंग्रेज ने इन पर मुकदमा चलाया राजद्रोह का और उनको मार्च 1922 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बात समझ में आया? तो गांधी जी को हालांकि आना था 1928 में, कब में आना था, 1928 में, और इस नियम में संशोधन जो करना था 1929 में करना था। जो रॉलेट एक्ट जो अधिनियम बनाया था 1919 में, तो इसमें 10 साल पर संशोधन करना था। गांधी जी को 1922 में जेल भेज देना था और 1928 में ये क्या आने वाले थे, जेल से बाहर आने वाले थे, और 1919 में ये संशोधन करना था। तो अंग्रेज ने सोचा कि यदि ये गांधी आया, अगर ये गांधी आ गया तो फिर से अपना मनमानी करेगा। इसीलिए साइमन कमीशन जो था, ठीक है, जो था वो 1928 में आने वाला था, तो 1927 में ये बदलाव करने की सोचा। ठीक है, ये कमीशन जो था, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये 1927 में जो था वो साइमन कमीशन था। ठीक है, साइमन कमीशन था यही। ठीक है, यही साइमन कमीशन था जो 1927 में, इसी कमीशन में जो 1919 में जो रॉलेट एक्ट जो नियम लागू हुआ था, जिसमें नो अपील, नो दलील, नो वकील और भी बहुत सारे नियम को लागू किया गया था, उसमें संशोधन करना था। तो करना था 1929 में, गांधी जी को आजाद होना था 1928 में। तो अंग्रेज ने सोचा कि अगर 29 में करते हैं तो गांधी जी एक साल पहले छूट जाएंगे, तो फिर हम लोग जो नियम बनाएंगे उस नियम में फिर ये अड़चन पैदा करेंगे। इसीलिए अंग्रेज ने सोचा कि इनके आजादी से ठीक 1 साल पहले ही हम नियम काहे ना चेंज कर दें। ठीक है, तो इस नियम का जो गठन किया गया था, जरा ध्यान से देखेंगे, जो 1900, ध्यान से देखिएगा, 1919 में ये नियम बना रॉलेट एक्ट। 10 साल पर इसमें चेंजिंग होने वाला था, हो गया 1929। गांधी जी को मार्च 1922 में जेल भेजा गया, आने वाले थे जेल से 1928 में, 1928 में। और साइमन कमीशन जो लागू हुआ, साइमन कमीशन जो लागू हुआ वो लागू हुआ 1927 में, यानी गांधी जी के जेल से आने से 1 साल पहले ही यह साइमन कमीशन जो नियम था ये लागू किया गया। जो 1919 में रॉलेट एक्ट जो लगा हुआ था उसी नियम को क्या करना था, सुधार करना था इस नियम में, साइमन कमीशन, और इसी में सुधार किया गया 1927 में किया गया। ठीक है, 1927 में जब इस नियम को किया गया, गठन किया गया, तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और सातों के सातों, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि यह सातों के सातों जो सदस्य था वो सब के सब अंग्रेज था। मतलब देखा जाए तो ये जो साइमन कमीशन आयोग का जो गठन किया जा रहा था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इस आयोग में एक, देखो, साइमन कमीशन आयोग इसको आप कहते हैं। ठीक है, आयोग का मतलब होता है कमीशन। ठीक है, इसमें जो सातों के सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। यानी यह जो गठन किया जा रहा था साइमन कमीशन, इसमें एक भी भारतीय लोग नहीं थे। ठीक है, एक भी भारतीय लोग नहीं थे, जिसकी वजह से और भी भारतीय गुस्सा थे, और भी भारतीय लोग क्या थे, गुस्सा थे। इनका कहना था कि हमारे घर में आएंगे, हमारा ही सब कुछ खाएंगे, और हमसे हमारा भी उसमें समर्थन नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि यदि हम आपके घर पर आते हैं और आपके घर पर हुकूमत जनाते हैं, हम कोई भी नियम बनाएंगे लेकिन आपसे पूछ पुछाई नहीं करेंगे, तो क्या हम आपके साथ रहेंगे या आपका समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल यही भारतीय लोग के साथ था। यह जो आयोग जो किया गया था, ये 7 सदस्यों का जो गठन किया गया था, इसमें सातों के साथ अंग्रेज था। और यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो जरा ध्यान से देख लेंगे। यह जो अध्यक्षता जो हुआ था, यह अध्यक्षता हुआ था सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था साइमन कमीशन। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था। लेकिन यह जो नियम था, यह जो प्रावधान था, एक मिनट भाई, धुआं छोड़ जा रही है, बहुत गर्मी है भाई।
तो यह जो नियम किसके अध्यक्षता में हुआ था? सर्जन साइमन। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। सातों के सातों कथी थे? अंग्रेज था। इस कमीशन में एक भी भारतीय लोग नहीं थे, जिसकी वजह से और भी ये सब क्या थे? रुष्ट हो गए थे। उस समय इनका विरोध किया गया, साइमन कमीशन क्या किया गया? विरोध किया गया। और 3 फरवरी 1927, ठीक है, जब यह कमीशन, जब यह आयोग कहां पहुंचा था? मुंबई। कहां पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था। मुंबई पहुंचा था तो जमकर इसका विरोध किया गया था। किस कमीशन का विरोध किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था जमकर। काले झंडे, काला पट्टी बांध के हाई कमीशन साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, जिसमें काफी भीड़ हुई थी। काफी आंदोलनकारियों ने साइमन का विरोध किया था मुंबई में, ठीक है। और इनको वापस जाने को कहा गया था गो बैक साइमन। उसी में अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज किया गया था। और उसी आंदोलन में हमारे लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय को लाठी से पीट क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जैसे ये आंदोलन, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं था। इसमें इतना ज्यादा लाठी चार्ज हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, चूंकि यह जो साइमन कमीशन तो था, ये पूरी तरह से क्या हो गया था? फेल हो गया था। तो उस समय क्या था, जरा ध्यान से देखेंगे कि उस समय अंग्रेज का एक भारत के सचिव थे, ठीक है, भारत के सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड बिरकनहेड, ठीक है, लॉर्ड बिरकनहेड थे। इन्होंने भारतीयों से कहा कि हम लोग कोई भी कानून बनाते हैं आपको पसंद नहीं आता है, क्यों? आखिर क्या बात है? आखिर कौन सा कारण है कि जो भी कानून, जो भी वैधानिक नियम, संविधान में सुधार के लिए जो हम लोग नियम बनाते हैं वो आपको पसंद नहीं आता है? तो लॉर्ड बिरकनहेड, जो कि भारत के, हालांकि थे ये इंग्लैंड के, ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन भारत के सचिव थे, तो इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने भरी सभा में खुली चेतावनी दे दी। खुली चेतावनी, भारतीयों को खुली चेतावनी दे दी कि आप एक संवैधानिक नियम प्रारूप जो है वो तैयार कीजिए। संवैधानिक प्रारूप जो होता है, प्रारूप तैयार करें, ठीक है। एक संवैधानिक प्रारूप, मैंने खुली चेतावनी दे दिया था कि जब हम नियम बनाते हैं तो वो आपको पसंद नहीं होता है, तो एक काम करें, आप खुद से एक नियम बनाएं, एक संवैधानिक प्रारूप तैयार करें, और दोनों पक्षों के, ठीक है, दोनों पक्ष रहेंगे, उसमें किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब ये आप नियम बनाएंगे, जब ये संवैधानिक प्रारूप एक संवैधानिक तौर पर बनाएंगे, और जब वो सामने सबको रखेंगे और उस पर आप अपना भाषण देंगे कि हाँ भैया हमने ये कानून, ये नियम यहाँ बनाया है, तो इस नियम, जो भी आप नियम बनाएंगे वो दोनों पक्षों को पूरी तरह से एकदम संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फैक्शन करना चाहिए, किसी को भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तब जाके हम इस पर पहल करेंगे, इस पर विचार करेंगे। तो यह जो था, ये जो संवैधानिक जो प्रारूप तैयार करना था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक ली। सारा जो प्रारूप तैयार करने का काम लिया गया, ये किसके द्वारा? पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही ये पूरा प्रारूप को तैयार किया गया था, और दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक किया गया था, आयोजन किया गया था। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, दलीय बैठक बुलाए गए, जिसमें भारत को, ठीक है, जिसमें भारत को डोमेनियन स्टेट मतलब औपनिवेशिक राज का क्या देना था? दर्जा देना था, ठीक है। यह नेहरू रिपोर्ट जो था, इसमें 8 सूत्री मांग को रखा गया था। कितने सूत्री को?
आठ सूत्री मांग रखा गया था और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसी को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं या फिर कह सकते हैं दिल्ली रिपोर्ट के नाम से। और नेहरू रिपोर्ट में कितनी सूत्री मांग रखा गया था? तो 8 सूत्री मांग रखा गया था। भारत को डोमिनेंट स्टेट अर्थात औपनिवेशिक राज का मांग किया गया था। इसी चीज के बारे में आपको मैं अभी विस्तार से फिर से बताऊंगा। जो लिखा गया है, जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया, इस लेक्चर के माध्यम से अब मैं क्वेश्चन को आपको प्रारूप दिखा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको बुझाएगा कि हाँ क्वेश्चन वाकई लेक्चर जो था वो काबिल तारीफ था। देखिए साइमन कमीशन क्या, ये मैंने एकदम शॉर्ट करके लिखा ताकि आपको एहसास हो जाए। इसमें एक आध दो वर्ड ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक आयोग था, जिसका गठन, देखो जिसका गठन ये 2 बार हो गया था, आप इसको एक बार अंडरलाइन कर लेंगे। जिसका गठन ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के मूल्यांकन और 1919, अभी मैंने बताया 1919 को कौन नियम लगाया गया था? रॉलेट एक्ट। 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए किया गया था। ठीक है, मतलब 1919 में जो नियम बनाया गया था उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा था भारतीय क्रांतिकारियों को, उसको प्रभाव को कम करने के लिए यह गठन का आयोग किया गया था। इनमें 7 ब्रिटिश सांसद शामिल थे, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, ठीक है, न होने के कारण भारत में कड़ा विरोध हुआ, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज हुए, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गई। एकदम शॉर्ट है, ताकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब अगला देखेंगे ध्यान से, कछिए। अब नेहरू रिपोर्ट के बारे में देख लीजिए। नेहरू रिपोर्ट क्या है? देखो नेहरू रिपोर्ट को आप दिल्ली रिपोर्ट भी कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन कि दिल्ली रिपोर्ट के नाम से ही पूछा जाता है कि दिल्ली रिपोर्ट क्या है, तो देखेंगे नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था। जिस समय साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उस समय भारत के सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे दी कि जो कानून हम बनाते हैं उसका किसी न किसी रूप में आप उसका विरोध कर देते हैं। और कहा गया कि यदि आप विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से, यानी जो भी नियम बनाएंगे, जो भी कानून का प्रावधान प्रारूप तैयार करेंगे, तो हमारे देश में वैसे विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, वह सहमति हो और एक संविधान का प्रारूप तैयार करके कर सके, तो उस पर ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से ही अपनी सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। यानी कहा गया लॉर्ड बिरकनहेड के द्वारा कि आप जो है वो विभिन्न संप्रदाय को देखते हुए एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून का प्रारूप तैयार करें जिसमें विभिन्न संप्रदाय को कोई आपत्ति नहीं हो, तो अब जाकर उस पर हम अपनी सहानुभूति प्रकट करेंगे और इस पर विचार कर सकते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया? तो लॉर्ड बिरकनहेड के द्वारा कहा गया। इस पर भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928, याद कर लेंगे, फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं औपनिवेशिक राज यानी डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। इसमें 8 सूत्री मांग को भी, 8 सूत्री आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 सूत्री मांग को रखा गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया था, या दिल्ली रिपोर्ट कहकर। आप चाहें तो इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे और खुद से इसको लिखेंगे। चाहे तब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जब चलते हैं नेहरू रिपोर्ट के बाद कौन सा है, जरा वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कारण थे वो जरा ध्यान से देख लेंगे। क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो मुख्य कारण है वो है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। मैंने ये 2 चीज बता दिया है, एक साइमन कमीशन के बारे में बता दिया, किस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, कौन कौन से कारण से। तो एक कारण तो क्या था, साइमन कमीशन। दूसरा कारण क्या है, नेहरू रिपोर्ट है। तीसरा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। उसका बाद डोमिनियन स्टेट की मांग था। उसका गांधी जी का क्या था, समझौतावादी रुख था। उसके बाद है क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार। ये सब मैं आपको एक एक स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में। ठीक है, फिलहाल मैंने आज साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया, तो थोड़ा बहुत आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी समझ लें तो ही अच्छा होगा।
देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो क्या था, ध्यान ध्यान से देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था। देखो जन आंदोलन का मतलब आप करेंगे तो आंदोलन होगा, आपके साथ बूढ़े बच्चे औरत मर्द सब अगर उस आंदोलन में भाग लेते हैं तो वह आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है, ठीक है। तो वह एक जन आंदोलन था। 1929 तक भारत को ब्रिटिश के इरादों पर शक होने लगा था, जिसकी वजह से भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं करेगा। इन भारत को शक हो गया था। शक तो उसको था जब आपका 1919 में जब हुआ था, 1914 में जब हुआ था, 1919 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में अंग्रेज ने जो भारत से वादा किया था उस वादा पर वादा खिलाफी कर दिया था, जिसके से उसको पहले से ही शक था। लेकिन इसमें जो था वो 1929 तक भारत के ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था। इस पर उसको शक हो गया था कि वो भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करेगा कि नहीं करेगा, जो वादा किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। स्व मतलब होता है अपने, अधीन का मतलब खुद से, माने अपनी मर्जी का। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए, ध्यान से देखेंगे, 6 अप्रैल 1930 यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून को समाप्त करना, उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा फ्यूचर में उपलब्ध होते रहे। और साथ ही साथ अपने फेसबुक पर भी ना किया हो तो फॉलो कर लेंगे और फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।